चलिए एक एक करके आज के सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। 28 कुंटल माल बरामद, मेरठ में नकली पनीर का बहुत ही बड़ा भंडाफोड़। जी हां, सेहत के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नकली पनीर बनाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अवैध फैक्ट्रियों से करीब 28 कुंटल मिलावटी पनीर बरामद किया गया है। जांच में सामने आया है कि सगे भाई मिलकर यह गोरख धंधा चला रहे थे और यहां माल तैयार किया गया नकली पनीर दिल्ली, उत्तराखंड और आसपास के एनसीआर इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में पामोलिन तेल, मैदा और संदिग्ध केमिकल मिले जिनका इस्तेमाल पनीर बनाने में किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक यह केमिकल सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है और पूरा माल नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कितने रुपए किलो वाला पनीर खाते हैं। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। एयर इंडिया के को पायलट के बैग में मिला गांजा, सैन फ्रांसिस्को में नहीं मिली एंट्री, वापस भेजा गया भारत। जी हां, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एयर इंडिया के एक को पायलट के बैग में गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। साथ ही पूरे मामले की जानकारी एयर इंडिया और डीजीसीए को दी। उसे वापस नई दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट के एक सह पायलट को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया। बताया जा रहा है कि उसके बैग में गांजा मिला। जानकारी के अनुसार यह को पायलट 14 अप्रैल को दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। वहां दिल्ली सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट पर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के रूप में यात्रा कर रहा था ताकि वापसी की उड़ान को ऑपरेट कर सके। लेकिन जैसे ही वह सैन फ्रांसिस्को पहुंचा, वहां की जांच एजेंसियों ने उसके सामान की तलाशी ली और कथित तौर पर उसमें गांजा पाया गया। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। नेपाल का पीएम बनते ही बालेन शाह ने रचा इतिहास, भारत समेत 17 राजदूतों की एक साथ बुलाई बैठक। जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह सत्ता संभालते ही सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पीएम बनने के बाद भारत, चीन, अमेरिका समेत 17 देशों के राजदूतों की एक साथ बैठक बुलाई है, जो नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ है। पहले परंपरा थी कि नेपाली पीएम राजदूतों से अलग अलग मिलते थे। उसी दिन नेपाल की विदेश मंत्रालय ने भी सभी कैबिनेट मंत्रियों को 2011 से लागू नेपाल के राजनीतिक कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी जानकारी दी। विश्लेषकों के अनुसार इस बैठक के जरिए बालेन शाह ने यह संकेत दिया है कि उनकी सरकार विदेश नीति पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और व्यक्तिगत बैठक की बजाय सरकार के स्तर पर देशों के साथ संपर्क बढ़ाना चाहती है। इस कदम से साल 2006 से चली आ रही परंपरा को भी बदल दिया गया है। अगली खबर बंगाल चुनाव को लेकर है। मैं भाई के नाते ममता बनर्जी के लिए चिंतित हूं, हेमंत बिस्व शर्मा ने बंगाल सीएम को दी कामाख्या जाने की सलाह। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमंताबाद में भाजपा उम्मीदवार हरिपद बर्मन के समर्थन में रोड शो के बाद पत्रकारों से बातचीत करते समय हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि ममता बनर्जी की मानसिक स्थिति में थोड़ा बिगाड़ आई है। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिनों से ममता दीदी के भाषण सुन रहा हूं, लगता है उनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तबीयत भी कुछ खराब है, इसलिए उन्हें असम के कामाख्या मंदिर जाना चाहिए ताकि मानसिक स्थिति ठीक हो जाए और विकास कैसे होता है यह भी सीख सकें। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। सिंगरौली में दिन दहाड़े बैंक डकैती, 15 मिनट में कैश और सोना ले उड़े बदमाश। जी हां, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला मुख्यालय बेढ़न में शुक्रवार दोपहर दिन दहाड़े हुई बैंक डकैती की घटना ने पूरे शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विद्यानगर रोड स्थित टाइगर इन होटल के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा में करीब 12:35 पर 5 हथियारबंद बदमाश घुसे और महज 15 मिनट के अंदर करीब 20 लाख रुपए की नकदी और लाकर में रखा 5 करोड़ रुपए की कीमत का सोना लूटकर फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों में दहशत फैलाने के लिए बैंक के अंदर फायरिंग भी की गई। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। स्टेट टॉपर घूस कांड में अरेस्ट। जी हां, पहली ही पोस्टिंग में 60,000 रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई एसडीएम काजल मीणा। आरएएस 2024 की टॉपर काजल मीणा को पहली ही पोस्टिंग में रिश्वत लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 60,000 रुपए की घूस मांगने का आरोप लगा है। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका पुराना इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नहीं बनना चाहती, जिसके जवाब में प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी नेता हैं, उन्होंने कहा कि डॉलर
को 100 रुपए पर आप ही ला सकती हो, ये मनमोहन सिंह के बस की बात नहीं था। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। अमेरिका के थार्ड, रूस की S-500, चीन के HQ-19 को चकमा, भारत बना रहा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें। भारत अपनी अगली पीढ़ी की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो कि अग्नि 5 से कहीं ज़्यादा उन्नत और मारक क्षमता में शक्तिशाली होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है ताकि ये दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे रूस का S-500, अमेरिका का थार्ड और चीन का HQ-19 को चकमा दे सके। इस नई मिसाइल का उद्देश्य अग्नि 5 से हल्की लेकिन ताकतवर मिसाइल तैयार करना है। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर है। नई मिसाइल 10 से 12 वारहेड ले जा सकती है और इसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से अधिक होने की संभावना है। अब आइए चलते हैं आज के अगली खबर की ओर। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तमिलनाडु ने दिल्ली को हरा दिया। महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद जश्न मनाते CM M.K. स्टालिन, जश्न में डूबे, केक काटे, जश्न मनाए। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। अमेरिका ने 16 मई तक रूसी तेल से हटाया प्रतिबंध, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। जी हां, भारत के लिए खुशखबरी है। अमेरिका ने रूसी तेल और पेट्रोलियम पदार्थ आयात करने पर लगाए गए प्रतिबंध में छूट दी है। ये छूट 16 मई तक के लिए दी गई है। अमेरिकी वित्त विभाग ने के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने रूसी संघ मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को जहाज़ों पर लादे जाने की अनुमति देने के लिए प्रतिबंध से छूट को 16 मई तक बढ़ा दिया है। इससे भारतीय तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। नए प्रतिबंध छूट के नियमों के तहत 17 अप्रैल या उससे पहले जहाज़ों पर लादे गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद की अनुमति है और यह 16 मई को पूर्वी मानक समय के अनुसार आधी रात के ठीक बाद तक मान्य रहेगी। भारत को प्रतिबंधों में छूट का प्रमुख लाभ मिला है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधों में छूट लागू होने के बाद भारत ने रूसी से 3 करोड़ बैरल तेल का ऑर्डर दे दिया है। आपको बता दें कि क्या आपको नहीं लगता है कि भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए अमेरिका क्यों आदेश दे रहा है? अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो इस बात को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। अभी आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर हो गया है और ये सीज फायर अनिश्चित काल के लिए हुआ है। कभी भी दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। इसी बीच अमेरिका के ट्रंप ने कहा है बुधवार तक डील नहीं हुई तो ईरान पर फिर होगी बमबारी। ट्रंप का अल्टीमेटम आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सीज फायर को बढ़ाया भी जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। ट्रंप ने यह बात एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से कही जब वह फिनिक्स से वाशिंगटन लौट रहे थे। अमेरिका ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था जो 22 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। यदि पत्नी अपनी शिकायत में लिखती है कि उसने दहेज लिया था तो सिर्फ इस आधार पर उसके या उसके परिवार के खिलाफ दहेज देने का केस नहीं चलाया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज मामले में स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी अपनी शिकायत में ये सब बातें लिखती है तो ये निराधार होगा। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने पति की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने दहेज अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज देने के अपराध के लिए पत्नी के परिवार के खिलाफ अलग से FIR दर्ज करने की मांग की थी। पति ने तर्क दिया कि पत्नी ने अपनी शिकायत में दहेज देने की बात स्वीकार की है, इसलिए यह अपराध बनता है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि धारा 7(3) पीड़ित को अधिनियम से बचा सकती है ताकि वह बिना डर के शिकायत दर्ज करा सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि दहेज देने के स्वतंत्र और ठोस सबूत हों जो केवल शिकायत या बयानों से अलग हों तब दहेज विशेष अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई संभव है। मूल रूप से धारा 3 दहेज देने और लेने दोनों के समान रूप से दंडित करती थी। हालांकि 1982 की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद उसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। समिति ने पाया कि दहेज देने वाले अक्सर अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं और सामाजिक मानदंडों से विवश होते हैं। अब आइए चलते हैं आज के अगले खबर की ओर। भारत का न्यूक्लियर एनर्जी 6 दशकों में अद्भुत पड़ाव पर मास्टर स्ट्रोक रहा। भाभा का प्लान यूं ही नहीं, पीएम को नाज। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर दुनिया को चौंका दिया है। भारत की आज़ादी के बाद दिग्गज भौतिक विज्ञानी होमी जहांगीर भाभा ने
3 स्टेज न्यूक्लियर रोडमैप तैयार किया। इसके 6 दशक बाद देश ने चुपचाप स्टेज सेकंड में कदम रख दिया है। यह किसी धूम धड़ाके के साथ नहीं, बल्कि तमिलनाडु के तट पर स्थित एक रिएक्टर के अंदर शुरू हुई एक नियंत्रित, अपने आप चलने वाली प्रक्रिया के साथ हुआ है। 6 अप्रैल 2026 को कलपक्कम में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली। यह एक वह पॉइंट है जब कोई परमाणु रिएक्टर अपने आप एक लगातार चलने वाली चेन रिएक्शन को बनाए रखता है। यह देश की नागरिक परमाणु यात्रा में निर्णायक कदम है। अब आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगला खबर गैस को लेकर है। शादी में गैस के लिए अब देना होगा इंटरव्यू। पटना में कार्ड व मेहमानों की संख्या की जांच के बाद मिलेगा सिलेंडर। पटना शादी विवाह का मौसम शुरू हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के कारण सरकार ने वैवाहिक समारोह के लिए कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। मांग के अनुपात में 70% कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति को देखते हुए प्रशासन साक्षात्कार व विभिन्न पहलुओं की जांच व वास्तविक जरूरत का आकलन कर इनकी आपूर्ति सुनिश्चित करा रही है। यानी सिर्फ आवेदन देने भर से ही मनचाहे सिलेंडर नहीं मिलेंगे। आवेदनकर्ता कितने मेहमानों को बुला सकता है, शादी का कार्ड असली है कि नहीं, वैवाहिक कार्यक्रम के नाम पर दुरुपयोग की मंशा तो नहीं है, हर पहलू को खंगाला जाएगा। संबंधित SDO इसके लिए आवेदनकर्ता से मुलाकात कर आवेदन में दिए गए तथ्यों की गहन जांच भी करेंगे। ADM आपूर्ति RK दिवाकर ने बताया कि विवाह के नाम पर मनचाहे कमर्शियल सिलेंडर लेकर उनका दुरुपयोग रोकने व वास्तविक जरूरतमंदों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था किया है और इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे इस नियम को लगाया जा रहा है। जिनके घर में विवाह है उनके मेहमानों की सही संख्या का आकलन कर जरूरत के अनुसार गैस कंपनियों से आपूर्ति सुनिश्चित कराने का आग्रह किया जा रहा है। यदि कोई इस सुविधा का बेवजह फायदा उठाने के लिए फर्जीवाड़ा कर कमर्शियल सिलेंडर प्राप्त कर उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है तो उस पर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस यानी एस्मा एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है।